नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में भी अब प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर प्री प्राइमरी स्कूल दोस्तों चलाए जाएंगे। इसके अलावा एलटी केस में क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे, कब दोस्तों इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। और पुलिस भर्ती को भी लेकर दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। पुलिस भर्ती फिजिकल परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है, उसके बारे में भी जानेंगे। और पीएचडी के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है, इसके बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करें जिसका नाम है उत्तराखंड परीक्षा वाणी। आज दोस्तों शाम को 5 बजे वीडियो आएगी, उसमें आपको दोस्तों परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू दोस्तों देखने को मिलेंगे। परीक्षा वाणी आपको पता है बहुत एक बेसिक बुक है, उसको पढ़ना जरूरी है। पीसीएस का एग्जाम और आरओ एआरओ जो कि महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत है, वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक है। तो बूस्टर क्लास दोस्तों होने वाली है, वहाँ पर हम आपको उत्तराखंड में जो परीक्षा वाणी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अद्यतन वाली जो परीक्षा वाणी है उसमें जितने प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाएंगे। तो उस वीडियो को दोस्तों मिस मत करना अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली दोस्तों खबर है, नई शिक्षा नीति तय समय पर लागू हो, सकलानी के द्वारा बोला गया है। एनसीईआरटी के निदेशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को तय समय पर लागू किया जाए। उन्होंने यह बात समग्र शिक्षा अभियान सभागार में एससीईआरटी की समीक्षा बैठक में कही। तो उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से लागू किया जाना है, इसे लेकर एनसीईआरटी से सहयोग लिया जा सकता है। बैठक में उन्होंने शिक्षा में मानव मूल्यों, स्थानीय भाषा, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर भी जोर दिया। और बैठक में राज्य में एससीईआरटी उत्तराखंड द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। ठीक है, तो जैसे बाल वाटिका, हस्त पुस्तिका का निर्माण, ब्रिज कोर्स, आनंदम, बाल सखा कार्यक्रम, अबेकस, मिशन कोशिश, प्रतिभा दिवस, वर्चुअल लैब, प्रवेशोत्सव आदि के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में उत्तराखंड आगे रहेगा। तो साफ साफ है कि उत्तराखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर दोस्तों जल्दी ही आपको अपडेट देखने को मिलेगी। जल्द ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों यहाँ पर लागू हो सकती है। और बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक बेसिक शिक्षा वंदना गबरियाल, अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती, संयुक्त निदेशक कंचन देवरानी, आशा पैनेली मौजूद रहे थे। तो ये बहुत दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई अब जल्दी ही आपको उत्तराखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिल सकती है। चलिए अगली नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगली खबर दोस्तों, 1 जुलाई से 5000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई। देखिए प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उत्तराखंड के 5000 स्कूलों में 1 जुलाई से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो प्राइमरी से पहले की कक्षाएं होती हैं, ये वो स्कूल हैं जिनके परिसरों पर आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं। आंगनबाड़ी में आने वाले छात्रों को प्री प्राइमरी में अक्षर और संख्या का ज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने एससीईआरटी को जल्द से प्री प्राइमरी का सिलेबस तैयार करने के निर्देश दिए हैं और छात्रों की पुस्तकों को आकर्षक, सरल और चित्रों पर आधारित बनाने को कहा गया है। एससीईआरटी के अपर निदेशक डॉक्टर आर डी शर्मा ने बताया कि सिलेबस को अंतिम रूप दे दिया गया है, इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है। ठीक है, तो 1 जुलाई से 5000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी। ठीक है, फायदा क्या मिलेगा? वर्तमान व्यवस्था में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत पहली कक्षा से होती है और छात्र को पहली कक्षा से अक्षर और संख्या का ज्ञान सीखना होता है। प्री प्राइमरी में अगर उसको अक्षर और संख्या ज्ञान से वाकिफ हो जाएगा तो छात्र पहली कक्षा के सिलेबस को आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, तो विभिन्न स्तर पर हुए सर्वेक्षण में अक्सर सरकारी स्कूलों में छात्रों को उनके कक्षा के मुकाबले कम शैक्षणिक स्तर का पाया गया है। वो तो आप देखते होंगे, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर छात्र ऐसे होते हैं कि जो उस कक्षा के लेवल के नहीं होते, उनका जो ज्ञान होता है उस कक्षा से कम ही पाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है छात्रों को अगर प्री प्राइमरी उनके लिए शुरू की जाएगी। प्राइमरी स्कूल में वो जाएंगे तो उनको पहले ही अक्षर और संख्याओं का ज्ञान होगा, तो आसानी से सिलेबस को अपने समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों जो है पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस सिपाही के लिए 1 अप्रैल में होगी शारीरिक परीक्षा। देखिए यहाँ पर पुलिस सिपाही के 1521 पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास रिकॉर्ड 2.58 लाख आवेदन आए हैं। ठीक है, मतलब कि 2,58,000 आवेदन आए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल माह में शारीरिक परीक्षा का आयोजित होने जा रही है। ठीक है, शारीरिक परीक्षा का आयोजन पुलिस मुख्यालय करेगा जबकि लिखित आयोग लेगा। तो भैया पुलिस मुख्यालय से आपकी
शारीरिक परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, दिसंबर माह में पुलिस भर्ती शुरू हुई थी और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि इस परीक्षा को लेकर आयोग के पास कुल 2.58 लाख आवेदन आए, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। ठीक है, अटकी हुई 7 परीक्षाओं के लिए सेंटर का संकट। यहाँ पर देखिए एक और अपडेट है, चुनाव से पहले भर्ती शुरू करने के दबाव के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इस समय भर्तियों का बैकलॉग बढ़ गया है और इसमें पुलिस, सिपाही, दरोगा, फायर, हेड कांस्टेबल, बंदी रक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, कार्यशाला सहायक, सहकारिता विभाग आदि शामिल है। ठीक है, बीते 2 माह से कोविड और चुनाव के चलते परीक्षा नहीं हो पाई और अब मई मध्य तक बोर्ड परीक्षाओं के चलते स्कूल परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं है। तो दिक्कत यह भी है कि भर्ती परीक्षा शुल्क माफ होने से सभी परीक्षाओं में आवेदकों की संख्या बढ़ गई है और इस परीक्षाओं का नवंबर तक ही नंबर आएगा। ठीक है, तो भैया नवंबर तक इनका नवंबर माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन पुलिस की जो शारीरिक परीक्षा है दोस्तों वो अप्रैल माह में आपकी आयोजित होगी, ये तो कन्फर्म हो गया है। ठीक है, तो पुलिस मुख्यालय आपकी फिजिकल को करवाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, 107 सीटों को होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश शिक्षा के लिए आवेदन शुल्क ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, तो भाई आपको पता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 23 विषयों की 107 सीटों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और आवेदन पोर्टल 16 अप्रैल की शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि आप 16 अप्रैल तक दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 1000 रुपये पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा के लिए शुल्क तय किया गया। हालांकि यूओयू प्रशासन ने परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं करी है। शोध निदेशक प्रोफेसर गिरिजा पांडे ने बताया कि अभ्यर्थी उसी विषय पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिसमें उन्होंने पीजी किया हो। ठीक है, वो तो पता ही होता है। और परीक्षा में शामिल होने के लिए पीजी में आपको न्यूनतम 55% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, तो 55% दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पाए हैं तभी आप दोस्तों इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सीधी बात है। ठीक, और इसके अलावा बताया है कि यूजीसी और नेट डीआरएफ जिन्होंने या फिर आपने अगर सीएसआई या आर नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो उनको लिखित परीक्षा में छूट मिल जाएगी, यानी कि आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको क्या होगा, आवेदन पत्र तो अनिवार्य रूप से भरना होगा। तो यानी कि अगर आप दोस्तों नेट क्वालिफाइड हैं तो भी आपको दोस्तों क्या होगा, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, हालांकि आपकी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, किस विषय पर कितनी सीटें यहाँ पर लिखी है, देखो इतिहास में 7 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 2 हैं, राजनीति शास्त्र में 2 हैं, समाज कार्य में 2, भौतिक विज्ञान में 7 सीट्स हैं, रसायन विज्ञान में 6 हैं, पर्यावरण अध्ययन में 3 हैं, मतलब कि 1-2 का ही आंकड़ा है। शिक्षा शास्त्र में सबसे ज़्यादा 13 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 12 सीटें यहाँ पर दिखाई देती हैं, बाकी सब में कमी है। गणित में भी आपको 10 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों इनकी सीटों का आंकड़ा। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है एलटी को लेकर कि भाई एलटी में क्या चल रहा है। दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 9 मार्च को दोस्तों सुनवाई हुई थी और ये जो 9 मार्च को सुनवाई हुई थी ये हुई थी एलटी 8 की। ठीक है, एलटी 8 की हुई थी और इसके अलावा एक अन्य केस की सुनवाई हुई थी। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि इनको नेक्स्ट डेट दे दी गई थी 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। ठीक है, अब एलटी 8 में तो दोस्तों हुआ क्या है कि जो ओम प्रकाश गौड़ है इनकी जो याचिका है इसको कनेक्ट कर दिया गया अन्य याचिका, क्योंकि कई सारी सिमिलर याचिकाएं यहाँ पर पड़ी हैं। तो इसमें जो मेन पिटिशनर है फर्स्ट वाला उसको हटा दिया गया है, ओम प्रकाश गौड़ की जगह पे जो सेकंड पिटिशनर है वो अब इसके बदले में केस लड़ेंगे। ठीक है, इस तरह की अपडेट आई है। हालांकि मैं उसका आपको ऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूंगा जो 9 मार्च को ऑर्डर हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो सुनवाई की डेट है वो है 22 मार्च को। अनित दत्त जोशी वाला जो केस है, अनित दत्त जोशी वाला केस है, इसकी दोस्तों सुनवाई होने वाली है। सुनीता वाली केस की अभी कोई सुनवाई नहीं है। सुनीता वाला केस वही है दोस्तों की जो नंबर पर आधारित था। अनित दत्त जोशी वाला वो है जिसमें एलटी हिंदी पर रोक लगी थी। ठीक है, सुनीता वाला जो केस है वो है एलटी फिजिकल वाला। ठीक, तो उस पर तो फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपकी अनित दत्त जोशी वाला जो केस है और इसके अलावा ओम प्रकाश गौड़ वाला भी शायद 22 मार्च को ही है, क्योंकि वो कंबाइंड में चला गया है। तो वहां पर भी 22 मार्च को आपको काफी सारे केसेस में सुनवाई वहां पर देखने को मिलेगी और 22 मार्च को अगर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल जो केस की सुनवाई है वो दोस्तों 22 मार्च को होनी है और मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट ये सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कंबाइंडली कई सारे जो केसेस हैं वो सिमिलर हैं, तो उनकी एक साथ सुनवाई होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।